Morning students, today we are going to start part 3 of Lifelines of National Economy. In this part, we'll study about waterways. In the previous two videos, we discussed about land transport. Land transport में हमने रोडवेज के बारे में पढ़ा, रेलवेज के बारे में स्टडी की और पाइपलाइंस, क्योंकि तीन टाइप का लैंड ट्रांसपोर्ट होता है। और आज हम शुरू कर रहे हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट बेसिकली टू टाइप्स का होता है, वन इनलैंड एंड अनदर इज ओवरसीज। इनलैंड होता है विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री मतलब इंडिया में रिवर्स और कैनल्स के थ्रू जो नेविगेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनलैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जो हमारी कंट्री के अंदर ही होता है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओवरसीज होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल और थ्रू द सी रूट्स, राइट। ओशियन से या सी रूट से जो ट्रेड होता है उसको हम कहते हैं ओवरसी ट्रेड, और उस रूट को हम कहते हैं ओवरसीज वाटरवेज, राइट। तो सबसे पहले इनलैंड की अगर बात करें तो इनलैंड वाटरवेज में नेविगेशन वाटरवेज जो है उसकी लेंथ, रूट लेंथ जो है वो 14,500 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली है। एंड आउट ऑफ दिस टोटल रूट 5,685 किलोमीटर रूट इज विद द मैकेनाइज्ड वेसल्स, राइट। बाकी सिंपल उसमें बोट्स यूज होती हैं, सिंपल जो है छोटी शिप्स यूज होती हैं, लेकिन मैकेनाइज्ड वेसल्स की बात करें तो ओनली 5,685 किलोमीटर का रूट लेंथ है। It means we require to improve the waterways and we require to expand our waterways, क्योंकि waterway जो होता है, अगर हम इसकी फीचर्स देखें तो ये सबसे सुटेबल और सबसे अच्छा होता है। क्यों होता है? बिकॉज it is the most suitable or most appropriate means of transport for heavy and bulky goods, for the transportation of heavy and bulky goods, भारी सामान के लिए और ज्यादा सामान के लिए, लंबे डिस्टेंस के लिए सबसे अच्छा मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है वाटरवेज। दूसरा है, इसका सबसे सस्ता पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो आपको रोड बनाना, ना आपको रेलवे ट्रैक्स बिछाने, और ना ही किसी तरह की आपको पाइपलाइन एक्सेट्रा कोई आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना है। जस्ट आपके लिए जो सरफेस है वो तैयार है, बस आपको उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्ट मीन चलाना है, उसको आपने व्हीकल जो चलाना है उसको आपने मेंटेन करना है। इको फ्रेंडली होता है, राइट, क्योंकि पानी में चलता है और इससे कोई बहुत ज्यादा फ्यूल, मतलब जो धुआं है या पोल्यूशन है वो नहीं होता है, और फ्यूल एफिशिएंट, और इसमें कम फ्यूल में और अच्छी क्वालिटी से जो है इंजन को चलाया जा सकता है, और फ्यूल एफिशिएंट इसलिए हम इसको कहते हैं। तो ये इसकी मेन फीचर्स हैं और एडवांटेजेस हैं ऑफ वाटरवेज, राइट। तो अगर हम देखें ओवरसीज को, तो इनलैंड आपने देख लिया, इनलैंड के बारे में हमने पता कर लिया, और इसमें 5 नेशनल वाटरवेज हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने जिनको डिक्लेयर किया, 5 नेशनल वाटरवेज इन इंडिया। इनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम ओवरसीज को देखते हैं, क्योंकि दूसरे टाइप का वाटरवेज है। ओवरसीज मींस इंटरनेशनल थ्रू द सी रूट्स एंड ओशियंस, इंटरनेशनल ट्रेड। पुराने टाइम से ही, फ्रॉम द एंशिएंट टाइम इन इंडिया, द ट्रेड वॉज वेरी रिच विद द वाटरवेज और ओवरसीज, राइट। हमारा जो इंटरनेशनल जो ट्रेड था वो काफी ज्यादा फ्लावरिश था। आपने सुना होगा 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी तक हमारा जो इंडियन टेक्सटाइल और सिल्क टेक्सटाइल, कॉटन गुड्स इतनी ज्यादा डिमांड में थी, वो सब सामान जो कहां से जाता था, सी रूट से जाता था। आज भी अगर हम देखें तो अगर हम टोटल ट्रेड की बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, तो आउट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड 95% ट्रेड इज डन विद द ओवरसीज वाटरवेज, राइट, ओवरसीज ट्रेड। जिसका अगर हम वॉल्यूम की बात करें, इसका वैल्यू की बात करें, तो इसकी वैल्यू जो है वो लगभग 70% है। तो इंडियन इकोनॉमी में इंटरनेशनल ओवरसीज ट्रेड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि वाटरवेज से होता है। और ये सबसे ज्यादा जो है बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं जिनके ओवरसीज ट्रेड काफी ज्यादा एक्सप्लोरिस्ट है और फ्लावरिश फॉर्म में है, उनमें से इंडिया एक है। इसके लिए जो ओवरसीज ट्रेड हमारा है, उसके लिए क्या है कि 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 12 मेजर पोर्ट्स। पोर्ट होता है जैसे बस स्टैंड बसेस के लिए होता है, रेलवे स्टेशन ट्रेन्स के लिए होता है, इसी तरह से पोर्ट जो है वो शिप्स के लिए होता है। और समुद्री जो रूट होता है वो सब इसी पोर्ट से ही हम ओवरलोड करते हैं।
पोर्ट से ही हम अनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, सारा सामान वहीं से होता है। पोर्ट क्या होता है कि एक ऐसी जगह होती है कोस्टल एरिया पे जहां पे शिप्स आके रुकती हैं, वहां पे हम सामान उतारते हैं, उसमें सामान चढ़ाते हैं, तो वो होती है पोर्ट। तो 12 मेजर पोर्ट्स आर इन इंडिया एंड 200 अदर पोर्ट्स, माइनर पोर्ट्स जिनको हम कहते हैं, राइट। तो ये 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 200 अदर और माइनर पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट 5 नेशनल waterways. So let's discuss about the waterways. Now we'll discuss about national waterways. As we have discussed, there are 5 national waterways जो इंडियन गवर्नमेंट ने जिनको डिक्लेयर किया। 5 नेशनल waterways है, आपको याद रखना है। पहला waterways, नेशनल waterway नंबर 1, it is on the गंगा रिवर। गंगा रिवर पे है, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में, ठीक है। इलाहाबाद और हल्दिया, इलाहाबाद यूपी में है और हल्दिया जो है वो बंगाल में है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1620 किलोमीटर है और इससे काफी ज्यादा जो है इनलैंड ट्रेड होता है कि सामान को लाना और ले जाना, इस ट्रांसपोर्ट और जो है बाकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए नेशनल वाटरवे नंबर 1 ऑन द गंगा रिवर। नेशनल वाटरवे नंबर 2 ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, राइट, फ्रॉम सदिया टू धुबरी। सदिया जो है आसाम में और धुबरी भी आसाम में है। तो ये क्या है, ईस्ट टू वेस्ट चलने वाला वाटरवे है और इसमें बेसिकली 891 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसके बाद आते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 3, कोट्टापुरमा, कोल्लाम एंड उद्योग मंडल एंड चंपाकरा कैनल्स। दिस इज द एरिया इन केरला, राइट। द वेस्ट कोस्ट कैनल ए केरला में पड़ता है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 205 किलोमीटर है। क्लियर। इसके बाद आते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 4, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर के डेल्टाइक रीजन के साथ साथ में और काकीनाडा पुडुचेरी के अंदर जो है ये पूरा कैनल एरिया है और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम नेशनल वाटरवे नंबर 4 बोलते हैं इसको। और इसकी जो लेंथ है 1078 किलोमीटर, 1078 किलोमीटर। एंड लास्ट वन नेशनल वाटरवे नंबर 5, ब्राह्मणी रिवर के साथ में माताई रिवर और महानदी के डेल्टाइक रीजन्स में जो कैनल्स हैं और साथ में कैनल्स को मतलब स्ट्रेचेस ऑफ द कैनल्स, उनको कनेक्ट करके ये पूरा वाटरवे डेवलप किया गया है। इसकी जो लेंथ है वो 588 किलोमीटर है। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे वाटरवेज हैं, इनलैंड वाटरवेज हैं इंडिया में, जिसमें बंगाल के अंदर कुछ वाटरवेज हैं। इसके साथ में जो ईस्टर्न कोस्ट कैनल्स हैं उनके ऊपर कुछ वाटरवेज हैं। साउथ में केरला में कुछ और छोटे वाटरवेज हैं। इस तरह से काफी दूसरे वाटरवेज हैं, लेकिन बड़े वाटरवेज यही है जिनको हम नेशनल वाटरवेज कहते हैं। अभी इनको हम मैप में देखते हैं, राइट, और मैप से आपको पता लगेगा कि इनकी सही लोकेशन क्या है। Now let's discuss about the national waterways in India. National waterway number 1 on the Ganga river between Allahabad and Haldia. The length is 1620 kilometer. It is here in this side, Allahabad to Haldia. This is national waterway number 1 on Ganga river, 1620 kilometer, and states covered UP, Bihar, Jharkhand, West Bengal, etc. So these are the states covered by national waterway number 1. So again you can see this is the national waterway number 1, Allahabad to Haldia. Allahabad to Haldia. National waterway number 2. This is on Brahmaputra river between Sadia and Dhubri. The length is 891 kilometer. Here is Sadia. Both are in Assam and Dhubri, and the length is 891 kilometer. States covered Assam, then some parts of West Bengal, Arunachal Pradesh and Meghalaya. Now national waterway number 3. See here in southern India, Kottapuram, Kollam, Champakara, Udyog Mandal canal area. This is national waterway number 3. It is on the west coast canal in Kerala. Kottapurma, Kollam, Udyog Mandal and Champakara. 205 kilometer is the length of this national waterway number 3. It is situated in Kerala.
National waterway number 4, specified stretches of Godavari and Krishna river along with Kakinada, Puducherry stretches of canals 1078 kilometer. National waterway number 4, here this one Kakinada, Puducherry. This is Kakinada and Puducherry. Again you can see national waterways number 4. This is national waterway number 4, Kakinada, Puducherry. The length is 1078 kilometer. And now national waterways number 4, after that 5. This is Brahmani Delta canals. In this side you can see here, and this one specified stretches of river Brahmani along with Matai river delta in this area, Matai river delta, and channels of Mahanadi and Brahmani rivers and East Coast Canal 588 kilometer. Clear? So these are the 5 national waterways. One more national waterway number 6, 121 kilometer, shortest national waterway, Barak, here in Darak river, Assam, Mizoram, Manipur, Tripura. So these states are served by this national waterway. So dear students, these were the national waterways. The next topic is major seaports. Now we'll discuss about the overseas trade. जैसे हमने डिस्कस किया कि ओवरसीज ट्रेड जो है टोटल ऑफ द ट्रेड 95% ट्रेड इज डन बाय द ओवरसीज ट्रेड और थ्रू द सी रूट्स. जो वॉल्यूम अगर हम देखें तो 68 to 70% के आसपास में है. अब हम पोर्ट्स की बात करते हैं तो इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं. इनको हम क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक जो है वो आपका हो गया, क्योंकि इंडियन कोस्टल लाइन अगर हम देखें तो 7516 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली जो है इंडियन कोस्टल लाइन की लेंथ है. और ये 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो 6 मेजर पोर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट और इसी तरह से 6 पोर्ट्स लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. तो हम देखते हैं भी सबसे पहले वेस्टर्न कोस्ट पे जो पोर्ट्स लोकेटेड है उनकी बात करते हैं. सबसे पहले कांडला कच्छ में है, गुजरात के अंदर. इसको दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज दीनदयाल पोर्ट. और इसकी जो खासियत है वो क्या है, इट इज अ टाइडल पोर्ट एंड इट वाज सून डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस. जब पार्टीशन हुआ 1947 में तो उसके बाद में, क्योंकि उससे पहले हमारा जो पूरा ट्रेड था, नॉर्थ इंडिया का जो ट्रेड था वो सी रूट से कहां से होता था, कराची पोर्ट से. लेकिन पार्टीशन होने के बाद कराची कहां चला गया, पाकिस्तान में. तो कराची पोर्ट हमारे इंडिया से निकलने के बाद में अब जरूरत पड़ी कि किस तरह से ट्रेड को मेंटेन किया जाएगा. तो इसके लिए कांडला पोर्ट को डेवलप किया गया और इससे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान और इवन गुजरात का पूरा ट्रेड और ये सारा जो ट्रेड है ये इसी पोर्ट से होता है, कांडला पोर्ट से. So you have to remember some features of Kandla Port. It is situated in Gujarat. दूसरा आता है मुंबई. मुंबई is the biggest port with the natural and well sheltered harbor. इसमें नेचुरल, क्योंकि नेचुरल पोर्ट है और इसमें जो शेल्टर है वो नेचुरल शेल्टर है जो कि एक अच्छे हार्बर के साथ में है. तो इस तरह से मुंबई जो है काफी इंपॉर्टेंट है. और इसमें जो है अगर हम ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो मुंबई से इंडिया का लगभग 50% जो ट्रेड है वो इंडिया का जो है मुंबई से होता है. इसकी हेल्प, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्डन इस पे हो गया, तो इसकी हेल्प के लिए क्या है कि एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट डेवलप किया गया जस्ट मींस नियर मुंबई. तो मुंबई के बिल्कुल पास में ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है. दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं. दोनों पोर्ट कहाँ है, महाराष्ट्र में. इसके बाद आते हैं मार्मगांव जो है वो गोवा का एक पोर्ट है. गोवा में एक ही मेजर सी पोर्ट है जो कि जिसको हम मार्मगांव के नाम से जानते हैं. इट इज द प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट, क्योंकि मार्मगांव से जो नॉर्दर्न कर्नाटका का जितना भी आयरन ओर जहां से निकलता है वो सारा इसी से एक्सपोर्ट होता है, मार्मगांव से. इसके बाद आते हैं न्यू बेंगलोर जो कर्नाटका में है. इट इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर एक्सपोर्टिंग आयरन ओर और अच्छी क्वालिटी का जो आयरन ओर है जो कुद्रेमुख से निकलता है. आपने मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में पढ़ा होगा कि कुद्रेमुख मींस इज
extracting the good quality of iron ore and it is the 100% export unit. तो कुद्रेमुख से जो भी आयरन ओर निकलता है वो सारा इस पोर्ट से एक्सपोर्ट हम करते हैं, न्यू मैंगलोर से, और ये कर्नाटका में है। इसके बाद आते हैं कोची। ये क्या है? एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न एंट्रेंस ऑफ एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है और ये जो लोकेटेड है वो एंट्रेंस ऑफ लैगून पे लोकेटेड है, राइट। और इसका एक अच्छा हार्बर है। तो इस तरह से ये कोची पड़ता है केरला के अंदर। सो दीज आर द वेस्टर्न कोस्टल पोर्ट्स। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल पोर्ट्स की। These are the seaports located on eastern coastal area, or we can say that these are the eastern coastal ports of India. Tuticorin, it is situated in Tamil Nadu and southernmost port of India. Tuticorin, it has a natural harbour and rich hinterland, and it's very important to conduct the trade with Sri Lanka and Maldives, which are neighboring countries of India. So you have to remember about Tuticorin. Chennai is the artificial port and it is also very large port, and after Mumbai it has the second rank in conducting or holding the trade for international markets. Next one is and it is also situated in Tamil Nadu. You have to remember Visakhapatnam is situated in Andhra Pradesh coastal region, and it is the deepest landlocked and well protected port. Landlocked port means it is surrounded by land, understand. So this port is very important to export iron ore of the areas. Iron ore means in some minerals are found in Chota Nagpur Plateau region, in Andhra Pradesh and in Odisha region. Some iron ore also means extracted from there with other minerals like coal and mica. These kinds of also are exported with the help of this trade by this port. After that, Paradip, it is situated in Odisha, right. It is also very important in export of iron ore from India. So Paradip is situated in Odisha. After that, Kolkata, it is inland riverine port and it is tidal port also, right. Inland riverine port means it is not located just on the sea coastal area. It is located little inside on the river, Hooghly river basin. It is the main area of this port, Kolkata. It is situated in West Bengal, and to help the Kolkata port, because it is very heavy and bulky types of cargoes are exported from this port, Kolkata. तो उसकी हेल्प के लिए जो है एक पोर्ट को डेवलप किया गया है जिसको हम हल्दिया पोर्ट कहते हैं, और हल्दिया पोर्ट है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सबजेरी पोर्ट टू कोलकाता। ये इसकी एक हेल्पिंग पोर्ट है कोलकाता की, क्योंकि कोलकाता से बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, और इसलिए इसकी सबजेरी पोर्ट के फॉर्म में इसको डेवलप किया गया हल्दिया को। और ये दोनों ही जो पोर्ट है वेस्ट बंगाल में है। एक बार फिर से देखते हैं। तूतीकोरिन नेचुरल हार्बर है, इसके अंदर रिच हिंटरलैंड है। ये फीचर्स आपको याद रखनी है। श्रीलंका और मालदीव के साथ ट्रेड में काफी हेल्पफुल है। आफ्टर दैट चेन्नई एक आर्टिफिशियल पोर्ट है लेकिन इससे बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। आफ्टर मुंबई विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ये डीपेस्ट है, काफी ज्यादा गहरी है और लैंडलॉक्ड भी है, और साथ में इसका काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड शेल्टर है। इसके बाद उड़ीसा की एक पोर्ट है पारादीप, एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर के लिए काफी फेमस है। कोलकाता जो वो इनलाइन रिवराइन पोर्ट है ऑन हुगली बेसिन एंड इट इज अ टाइडल पोर्ट। और इसके बाद में हल्दिया पोर्ट है, इट इज सबजेरी पोर्ट ऑफ कोलकाता। तो इस तरह से हमारे पास 12 मेजर सी पोर्ट्स हो गई हैं। 6 वेस्टर्न कोस्ट पे है और 6 जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पे। एक बार देखते हैं वेस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन सी बताई थी आपको। कांडला बताई थी, इसके बाद मुंबई बताई थी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बताया था, इसके बाद में आपको मारमा गांव बताया था और न्यू मैंगलोर था, और एक आपका जो है ये हो गया आपका कोची, राइट। और इसके बाद 6 ये हो गई है। इस तरह से 12 मेजर पोर्ट्स हो गए, राइट। अब इन पोर्ट्स को हम एक बार मैप में देख लेते हैं और उसके बाद में हम अगले टॉपिक पे आएंगे। So now we will discuss about the major ports of India on this map of India. Indian sea coastal area, as we have discussed, that it has the length of 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर पूरा सी जो हमारा एरिया है उसकी लेंथ है।
और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईस्टर्न कोस्ट एरिया एंड वेस्टर्न कोस्टल एरिया, ये दोनों ही कोस्टल एरियाज़ पे 6 मेजर पोर्ट्स ऑन ईस्टर्न कोस्ट और 6 मेजर पोर्ट्स ऑन वेस्टर्न कोस्ट। तो एक एक करके देखते हैं जल्दी से। कोलकाता ये रिवराइन पोर्ट है जैसे हमने बताया था आपको, हुगली रिवर। हल्दिया इसका सब्सिडियरी पोर्ट है। पारादीप उड़ीसा में है और मेजर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है। विशाखापट्टनम ऑल्सो इज़ एन आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट, काफ़ी अच्छा लैंडलॉक पोर्ट है। चेन्नई ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। तूतीकोरिन दिस इज़ इन तमिलनाडु। आफ्टर दैट कोची और कोचिन केरला, एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट। न्यू मैंगलोर कर्नाटका में है। मार्मागाओ गोवा। पणजी भी एक पोर्ट है लेकिन मार्मागाओ मेजर पोर्ट है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये सब्सिडियरी पोर्ट है मुंबई का। उसके बाद मुंबई, दोनों महाराष्ट्र में है। और फिर है कांडला, ये इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले इसको डेवलप किया गया था कांडला को। और कराची के पाकिस्तान में जाने के बाद ये पूरा नॉर्थ इंडिया का पूरा जो ट्रेड है वो इसी से होता है। तो इस तरह से ये हो गए हमारे 12 मेजर सी पोर्ट्स जो अभी हमने डिस्कस किए। तो इसके साथ में आप लोग मैप में अलग से भी आप फिल करके देखें तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। इनकी लोकेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। लोकेशन कब आएगी? जब आप मैप में फिल करके देखोगे, ताकि आपको अच्छे से ये फिल करने आ जाए और उसके बाद लोकेशन आपको अच्छे से याद हो जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने जो भी टॉपिक्स रिवाइज किए हैं उनको आप अच्छे से वीडियो को दोबारा देखें और इनको PDF से पढ़ें और नोट्स को रिवाइज करें और लर्न करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।